एक 17 वर्ष देश का नेतृत्व करने का मौका उनको मिला था। उनका 125वां जन्म शताब्दी के कार्यक्रम हम अभी मनाना प्रारंभ किया। तो बहुत ऐसे विरले होते हैं कि जिन लोगों को राजनीतिक नेतृत्व करने का मौका मिलता है और उनके जीवन में ही राजनीतिक नेतृत्व आंदोलन के उसमें करते करते देश का नेतृत्व बागडोर संभालने का मौका मिलता हो। ऐसे कई लोगों को ये भाग्य उसमें नहीं होता है। कई लोग आंदोलन चलाते हैं और उसके बाद वो उससे निर्मित कोई पार्टी हो क्या विचारधारा हो वो कई बार सत्ता में आती है। लेकिन विश्व में ऐसे कई जगह हुआ, केवल भारत में हुआ ऐसा नहीं है। तो जवाहरलाल नेहरू ऐसे हैं कि जो देश के स्वतंत्रता आंदोलन का उन्होंने नेतृत्व किया और देश स्वतंत्र हो गया तो स्वतंत्र भारत का सरकार का नेतृत्व करने का उनको मौका मिला। और ऐसे मौका उनको मिला कि जो पहले 17 साल कोई कम समय नहीं होता है। देश बड़ा है और हम स्वतंत्र बहुत वर्षों के बाद हुए हैं और बहुत वैविध्यपूर्ण देश हैं, बहुत चुनौती हमारे सामने रहे हैं। इसके बावजूद इस देश को नेतृत्व करने का उनको मौका मिला और सरकार की केंद्र बिंदु में रहने का उनको अवसर मिला। ऐसा 17 प्रारंभिक वर्ष उनको मिला। तो ऐसे जवाहरलाल नेहरू जी के गवर्नमेंट के उसमें 5 ईयर प्लान जो प्रारंभ हुआ, प्लानिंग कमीशन की जो प्रारंभ हुई उसमें हुआ और उसके नेतृत्व और उसकी प्रेरणा वे रहे और ऐसे उसकी समीक्षा स्वर्गीय दीनदयाल जी ने इस 2 प्लान्स में किया। 1958 में जब पुस्तक लिखी तो उस समय उन्होंने उसमें क्या कॉन्ट्रडिक्शंस रहे हैं आप एक बात कल्पना करिए। आज हम उस बोझ से मुक्त हैं, बौद्धिक दृष्टि से भी और उसकी भावात्मक दृष्टि से भी। जो विश्व के अंदर समाजवाद के एक प्रभाव उस समय था, समाजवाद एक सफल राजनीतिक चिंतन की एक प्रभाव पूरे विश्व भर में था और उसके उसी फाउंडेशंस पर कई स्टेट्स निर्मित हुए और कई स्टेट्स संचालित होते रहे ग्लोबल उसमें। और उस समय इतने बड़े देश की इतने सफल नेता माने जाने वाले और एक बहुत ताकतवर राजनीतिक पार्टी विथ लॉट ऑफ पॉपुलर बैकिंग, ऐसे व्यक्ति के नेतृत्व में जो इंस्टीट्यूशन को खड़ा किया गया उसको दीनदयाल जी, जिसकी राजनीतिक दृष्टि से उस समय प्रोफाइल न पार्टी की प्रोफाइल थी न पार्टी की जब प्रोफाइल नहीं थी तो दीनदयाल जी ऐसे व्यक्ति नहीं थे कि जो स्वतंत्रता आंदोलन की कोई नेतृत्व उपज नहीं और ऐसी कोई राजनीतिक छवि नहीं है। तो ऐसे में दीनदयाल जी कितने मुक्त और अपने कन्विक्शंस में गहरे थे, आप इसको अंदाज लगा सकते हैं कि वो इस प्रकार की क्रिटिकल एनालिसिस को उस समय उन्होंने लिपिबद्ध करके पुस्तिका के रूप में जनता के सामने छोड़ा। So the contribution of Deen Dayal ji we have to take in this context. Then it becomes we will be rightly evaluating the strength of his convictions and the sharpness of his intellectual probe and his capacity to probe and scan everything और उसमें moral strength कितना था इसको मैं पहले आपके सामने रखना चाहता हूं। Without this background, it becomes a simple academic exercise. दूसरी महत्वपूर्ण मैं बात आपको कहना चाहता हूं कि मुझे किसी पत्रकार ने अभी 2-3 दिन पहले पूछा कि is RSS is trying to utilize the opportunity that you have now in the government to mainstream your leadership. ऐसा मुझे किसी ने पूछा कि जो आपकी लीडरशिप अदरवाइज मेन स्ट्रीम की नहीं है
तो इसलिए इज इट यूटिलाइजिंग द अपॉर्चुनिटी दैट यू आर इन द गवर्नमेंट, सो यू आर ट्राइंग टू मेन स्ट्रीम योर लीडरशिप एंड कन्वर्ट देम इनटू, कि प्रोजेक्ट देम इनटू आइकन्स ऑफ द सोसाइटी, आइकन्स ऑफ द नेशन। ऐसा तो मैं उस संदर्भ में आपको और एक बात कहना चाहता हूं। नाउ अगेन आई एम पुटिंग ए डिफरेंट एंगल हियर, कि 125 वर्ष नेहरू जी की जन्म शताब्दी देश मना रहा है, मनाना चाहिए। आई एम नॉट क्वेश्चनिंग हिज इंटीग्रिटी एंड हिज कमिटमेंट एंड हिज सेंस ऑफ सैक्रिफाइस फॉर द नेशन, there should not be any doubt on that, but it should not make us in any manner clouding our the capacity to judge, his capacity to direct the country, where he has faltered and where he has contributed in a significant way। ये बात को भी हमें समझने की ये बहुत अच्छा अवसर है। ये कैसे हैं दीनदयाल जी, उस समय जनसंघ, जैसे महेश जी ने कहा कि कोई इकोनॉमिक फिलॉसफी नहीं है ऐसा कहते थे, या उस समय कहता था कि लोग कहते थे कि आप लोग उटोपियन हैं या काल्पनिक है और इनके पास कोई तर्क नहीं है। ऐसे बैकग्राउंड में हमारे आर्गुमेंट्स को लेने की स्थिति थी उस समय, एज इफ व्हाट ही वाज टॉकिंग द सोशलिज्म इज नॉट यूटोपियन, इट इज इन द grasp of the regime and we have been able to establish, ऐसा उनको लगता था कि सोशलिज्म यूटोपियन नहीं है, और दीनदयाल जी जो कह रहे हैं वो यूटोपियन है, वो रिटरिक है, ऐसा उनको लगता था। आज दिस इज द बेस्ट टाइम एंड द सोसाइटी कैन जज कि आज जो इस समय पूरे दुनिया में सोशलिज्म की क्या स्थिति है, और जिस सोशलिज्म की हमने प्लानिंग कमीशन के ओर से जो भी डायरेक्शन दिया 1952 में और विशेषकर 1956 के बाद, तो नेहरू जी ने जो भाषण दिया कि कंस्ट्रक्टिंग दी सोशलिस्टिक सोसाइटी, ये जो नेहरू जी ने कहा था, आज हमारे ने इस दीनदयाल जी की जो धारा है उस विचारधारा के प्रतिनिधित्व करने वाला या सोचने वाले, उसको कुछ कहने की जरूरत नहीं है। जो सरकार इस फाउंडेशंस पर इतने साल चलाया या इंस्टीट्यूशंस को चलाए, वो सब ने ये माना है कि भाई वो तो केवल यूटोपियन है, नॉट इंप्लीमेंटेबल, एंड ऑलमोस्ट नाउ एवरीबडी हैज एक्सेप्टेड इट इज अ फेल्यूर। स्पिरिट ऑफ द सोशलिज्म की बात नहीं कह रहा हूं मैं, स्पिरिट ऑफ द सोशलिज्म की भाई सब समानता, समता युक्त समाज, एगैलिटेरियन, तो वो तो सब जगह रहती है और हर रिलीजन के पीछे है, हर रिलीजन के आधार है, हर मत संप्रदाय के भी आधार है। लेकिन जो इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चरल जो स्ट्रक्चर को जो रिकमेंड किया है वो आज सभी जगह विश्व में फेल है, और देयर इज नो लेगेसी और देयर इज नो कंटिन्यूएशन, और आज इंक्लूडिंग भारत। इसलिए देश के प्रधानमंत्री प्लानिंग कमीशन की जब डिसकंटिन्यूएशन की बात कही, तो मुझे नहीं लगा कि देश में कोई उसके लिए मातम मनाते हुए दिखा कि नोबडी इज देयर टू मॉर्न। तो ये इसका मतलब है दीनदयाल जी ने 1958 में या 1953 में लेखों में लिखना प्रारंभ किया, और 1958 में पहले पुस्तिका में जो लिखा टू प्लान्स में, वो आज 2014 और 15 में हम खड़े होके देखते हैं तो दीनदयाल जी सही सिद्ध हुए और जवाहरलाल नेहरू जो है वो सही नहीं। सो हु इज द मेन स्ट्रीम लीडर? Who has really grasped the social dynamics correctly? Who has judged the society, Indian society correctly? अगर जो ये बात हम सोचते हैं तो हम सब मानते हैं कि भले उनके जीवन काल में उनकी कहे हुए बातों को समाज ने नहीं माना होगा और सरकारों ने नहीं माना होगा, राजनीतिक दल और विचारों ने नहीं माना होगा, और उनको लगा होगा कि वो राजनीतिक दल और विचार काल्पनिक हैं और यूटोपियन है, लेकिन आज हम
उस दर्शन के 50वें वर्ष मनाने की स्थिति पे आज इस पुस्तिका को फिर से प्रकाशित कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि दिस इज द करेक्ट बुक नाउ विच कैन एक्सप्लेन व्हाई प्लानिंग कमीशन इज नॉट हियर इन इंडिया, इज साइंटिफिक एंड बेस्ड ऑन साइंटिफिक फाउंडेशंस, और उनकी डायरेक्शन सही नहीं है और सही नहीं था। ये बात आज अभी कोई और पुस्तक नहीं, ये पुस्तक पर्याप्त होता है। तो मैं एक बात और इसमें कहूंगा कि इकोनॉमिक सब्जेक्ट में, तात्विक और आध्यात्मिक सब्जेक्ट में किसी विषय को लंबे ब्रॉड लाइन में उसको प्रोजेक्ट करना कई बार आसान होता है, लेकिन इकोनॉमिक इश्यूज जो है वो डायनामिक्स ऑफ जिसको कहते हैं चेंज, उसमें से गुजरने वाला, इसमें ऐसे सटीक इस बातों को ये होगा मानकर कहना, तो इससे समझ में आता है कि क्यों दीनदयाल जी दार्शनिक थे, क्यों दीनदयाल जी इस देश के आध्यात्मिक तत्वधारा के साथ एक अभिन्न अंग के रूप से जुड़े हैं, और इसलिए ऋषि जो एक कंटेंट होता है उसके नाते हम कह सकते हैं, ये मैं कहना चाहूंगा कि इसीलिए। और तीसरा, इसमें इस पुस्तिका के विषय में जब हम पुस्तिका को देखते हैं तो दीनदयाल जी व्यक्तित्व का बारे में महेश जी ने कहा। दीनदयाल जी को उस पुस्तिका में अब जब देखते हैं तो दीनदयाल जी एक सामाजिक कार्यकर्ता है मौलिक रूप से। दीनदयाल जी राजनीति में, मैं जैसे जवाहरलाल नेहरू ने मैं राजनीति की दिशा दूंगा करके बचपन से युवानी से प्रेरणा लेकर काम करने के लिए निकले, वैसे दीनदयाल जी नहीं थे। दीनदयाल जी राजनीति से कोसों दूर समाज के काम करने के लिए निकले, एंड पॉलिटिकल एक्टिविटी वाज अ फोर्स्ड एक्टिविटी फॉर हिम। नेहरू का ऐसा नहीं है। इसके बावजूद दीनदयाल जी इस देश के लोकतंत्रीय व्यवस्था के तहत एक विपक्षी पार्टी के नेता के नाते अपने मुद्दों को बहुत पैनी दृष्टि से कैसे रखा जा सकता है, इट वॉज ए पॉलिटिकल प्रेजेंटेशन। ये पुस्तक जो है, इट इज नॉट केवल ए एब्स्ट्रैक्ट एकेडमिक प्रेजेंटेशन नहीं है। एक पॉलिटिशियन, जिसको कहते हैं एक सर्जन, अपने नाइफ को कहां काटना है उसको मालूम होता है, और कहां उसको सर्जरी के नाते उसको आगे बढ़ाना उसको मालूम होता है, वैसे टू प्लान्स को वो विवेचना करते समय जहां जहां उसको मौका मिला और जहां उनको ध्यान में आया, वहां हर जगह उन्होंने राजनीतिक नेतृत्व का अपने जो दायित्व कहिए, जो काम कहिए, उसको प्रदर्शित किया है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि दीनदयाल जी पॉलिटिशियन नहीं है। जिस सेंस में चालू भाषा में पॉलिटिशियन को आप पॉलिटिशियन मानते हैं, तो उस पॉलिटिशियन तो दीनदयाल जी ना चाहते थे ना रह सकते थे। लेकिन परम पूज्य गुरु जी ने जिसको प्रेरणा दिया कि राजनीति में जाने के लिए, इस पुस्तक को पढ़ने के बाद ध्यान में आता है कि उनका निर्णय सटीक था। दिस मैन हैज गॉट अ रेयर एबिलिटी टू propound a theory and to sharpen the political ideology। इसलिए सिद्धांतकर्ता के नाते आपको इसमें एक राजनीतिक पार्टी के योग्य नेतृत्व का इस पुस्तक में आपको परिचय मिलता है। इसलिए श्रीमन नारायण अग्रवाल ने जब उन्होंने कहा कि ये टू प्लान के विषय में, कि अगर कोई एग्जॉस्टिव और बिल्कुल बिंदुशः फर्स्ट 5 ईयर प्लान टेकिंग फ्रॉम द हिस्ट्री, प्लानिंग कमीशन की जो प्लानिंग की हिस्ट्री है उससे लेकर के फर्स्ट 5 ईयर प्लान एंड सेकंड 5 ईयर प्लान हेडिंग वाइज किसी भी विषय को छोड़ते ना छोड़ते हुए उन्होंने पॉइंट टू पॉइंट जिस प्रकार से विवेचन किया, उस समय भी, इस समय तो छोड़िए, उस समय भी ऐसा कोई और राजनेता ने या कोई और इस प्रकार की पुस्तिका नहीं छापा है। ये बात श्रीमन नारायण अग्रवाल ने, प्लानिंग कमीशन की वाइस चेयरमैन, उन्होंने कहा। तो उन्होंने सही कहा, ऐसा इस पुस्तक को पढ़ने के बाद आपने को लगता है। और इसमें
एक बात मैं इसमें सिद्धांत करता हूं कि कोई समस्या होती है। अब हम 2014 हैं, दीनदयाल जी की पुस्तिका छाप रहे हैं, तो ये इस पुस्तिका का दो प्रकार के हैं। एक है कि ये प्लानिंग कमीशन, प्लानिंग 2 ईयर प्लान, 5 इयर्स प्लान, इसकी समीक्षा तो करती है ये पुस्तिका, लेकिन ये पुस्तिका इट विल सब्जेक्ट अस आल्सो फॉर दिस पब्लिक स्क्रूटिनी कि एज ए पॉलिटिकल पार्टी हाउ वी आर कंटिन्यूइंग द लेगेसी ऑफ दीनदयाल उपाध्याय। क्योंकि सिद्धांतकर्ता का, कोई राजनीतिक पार्टी की सिद्धांतकर्ता का वो कंफर्ट नहीं होता है जो एकेडमिकली कोई सिद्धांतकर्ता के लिए जो सुविधा होती है। इसलिए पॉलिटिकल पार्टी की सिद्धांतकर्ताओं की ये चुनौती होती है कि पॉलिटिकल पार्टी एक बहु आयामी जो शक्तियां होती है कि इट इज नॉट कि आप ही काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। विश्व के सारे ताकतों के बीच में आपको रास्ता निकालते रहना पड़ता है। तो पॉलिटिकल पार्टी हैज टू नेविगेट। तो ये नेविगेशन में कंडीशंस केवल आप तय नहीं कर रहे होते हैं। तो ऐसे में आपको फ्यूचर लीडरशिप जो बाद में आते हैं उन सब के लिए भी कि वो स्पिरिट को हम कैसे ले जा रहे हैं। तो ये 2 प्लान्स, इसीलिए इस देश के वर्तमान प्रधानमंत्री जी ने प्लानिंग कमीशन को जब डिसमेंटल करने की घोषणा की, तो मुझे लगता है कि दीनदयाल जी की 2 प्लान्स में जो उन्होंने कॉन्ट्रडिक्शंस की मौलिक रूप से कहा, और यहां तक आते आते उसका उपयोगिता जो है वो पूरा हो गया, और इसलिए वो काम इस पार्टी के नेता के ओर से होना, मुझे लगता है कि ये एक नियति का एक राह होगा। प्लानिंग कमीशन, इसमें कि प्लानिंग को उन्होंने कोई नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्लानिंग के विषय में उन्होंने बहुत विवेचना किया है कि कैपिटलिज्म में भी क्या है। लेकिन इस देश में मैं जरूर कहूंगा कि नेहरू जी ने प्लानिंग को जब इंट्रोड्यूस किया तो इसमें कई पॉजिटिव तर्क भी हैं, और इसमें कैपिटलिस्ट सोसाइटीज और कम्युनिस्ट सोसाइटीज के भी जो भी तर्क होते हैं, लेकिन उसमें जो भी हैं, लेकिन एक लॉन्ग कॉलोनियल हिस्ट्री के बाद हम जब स्वतंत्र हुए हैं तो विकास प्राप्त करना है, तो जो भी हमारे पास उपलब्ध साधन और संसाधन, इन सबको देखते हुए कि हमें एक प्लानिंग के माध्यम से बहुत कम समय में हमें यह प्राप्त करना चाहिए। जब ये कहा तो स्वाभाविक रूप से कि मुद्दा प्लानिंग होना चाहिए नहीं होना चाहिए ये कोई नहीं हो करके, वी शुड बेस द जो क्रिटिसिज्म है या जो भी है वो इट मस्ट बी बेस्ड ऑन द कंटेंट ऑफ द प्लानिंग, नॉट द कॉन्सेप्ट ऑफ द प्लानिंग। कि भाई प्लानिंग पर से कोई विरोध करना या नहीं, ये मुद्दा नहीं होना चाहिए कि कंटेंट के एंटागोनिज्म एंड प्रोटोगोनिज्म मस्ट बी बेस्ड ऑन कि भाई व्हाट इज द कंटेंट ऑफ द प्लानिंग। तो ये एक दूसरा, एक कई बार क्या होता है कि प्लानिंग इम्प्लिसिटली सोशलिज्म के साथ बहुत जुड़ा हुआ है, और डेमोक्रेसी के बारे में जब भी बात होती है तो कई बार डेमोक्रेसी इम्प्लिसिटली ऐसा माना गया है कि जहां जहां डेमोक्रेसी पनपी है वहां कैपिटलिज्म साथ चला। इसलिए बहुत सारे लोगों को यह लगा कि डेमोक्रेसी एंड कैपिटलिज्म आर वेडेड, कि वो सहज है, और प्लानिंग एंड सोशलिज्म भी इसी प्रकार से इंटीग्रेटेड है, ऐसी कई धारणा रही है। इसलिए जब हम कुल मिलाकर के सोशलिज्म की ओर जब जाएंगे प्लानिंग के माध्यम से, तो ये बात है कि डेमोक्रेसी एज ए पॉलिटिकल फ्रेमवर्क ये हमारे देश में रहेगा या नहीं रहेगा, ये भी बहुत चर्चा चली। तो उसमें कुल मिलाकर के कि हाउ डीपली डेमोक्रेसी इज रूटेड इन द सोसाइटी, तो ये कहा। लेकिन कुल मिलाकर के जब ध्यान में आता है कि दीनदयाल जी ने जितने भी तर्क दिए हैं बीच में जाकर कॉन्ट्रडिक्शंस में, वो यहाँ पर भी हैं कि इनहेरेंटली इस देश में पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, भले हम 1947-1952 में हमने आगे बढ़ाया होगा, लेकिन हमारे पास सोशल डेमोक्रेसी इस देश में उपलब्ध रही है। और इसी प्रकार से देश में जो
प्लानिंग कमीशन की इतनी कॉन्ट्रडिक्शंस होने के बाद भी हम दीनदयाल जी के कहे हुए बात सत्य होते जा रहे हैं और नेहरू जी की कहे हुए गलत होते जा रहे हैं। इसके कारण है कि दीनदयाल जी ने जितने सुझाव दिए हैं वो सुझाव कॉन्सेप्चुअल, कोई कहीं से आसमान से नहीं है, वो एग्जिस्टेंस में सोसाइटी में रही है, अभी भी है, वर्तमान में भी है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट सेक्टर के बारे में उन्होंने फर्स्ट प्लान में भी और सेकंड प्लान में भी किस प्रकार से नेग्लेक्ट किया है, इसका पूरी विस्तार से उन्होंने विवेचना की। और रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन इस देश के लिए कितनी आवश्यक है, और रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए फर्स्ट प्लान में भी और सेकंड प्लान में भी, यानी फर्स्ट प्लान में एग्रीकल्चर में फोकस करते हुए भी हमने एग्रीकल्चर के साथ रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन को जितना इंपॉर्टेंस देना चाहिए नहीं दिया, और सेकंड प्लान में हेवी इंडस्ट्री को प्राथमिकता देकर के एग्रीकल्चर को हमने डिफोकस करने के बाद भी हेवी इंडस्ट्रीज को तो कहा, लेकिन फिर से स्मॉल सेल्फ एम्प्लॉयड सेक्टर और इंडस्ट्री को हमने इक्वली उसी प्रकार से नेग्लेक्ट किया। और इसके बावजूद आज भी स्मॉल इंडस्ट्री इस देश की इकोनॉमी की सर्वाइवल का कारण बना हुआ है, फर्स्ट प्लान के समय में भी, सेकंड प्लान के समय में भी, और आज भी ग्लोबलाइजेशन की पूरी प्रक्रिया चलने के बाद भी देश के आज भी आर्थिक व्यवस्था का और देश के स्वावलंबन का जो आधार है वो सेल्फ एम्प्लॉयड सेक्टर है और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है। इसीलिए दीनदयाल जी ने फर्स्ट प्लान में और सेकंड प्लान में स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के साथ किस प्रकार से रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन के विषय में किस प्रकार से फोकस करना चाहिए था और नहीं किया, अलग अलग संदर्भ में उन्होंने उस पे वो कहा है। और इसमें स्वाभाविक रूप से एक इंपॉर्टेंट इसमें महेश जी ने जो बात अभी कही थी, शायद ये जीएसटी है और क्या और कुछ आने वाले दिनों में रिफॉर्म्स में ये एस्पेक्ट कितना होगा, हमारी फेडरल स्ट्रक्चर स्टेट्स और सेंटर के विषय में, तो उसमें दीनदयाल जी उस समय किसी भी चीज को प्रिस्क्राइब करना तो बहुत कठिन है। तो उस समय उन्होंने एक यूनिटरी गवर्नेंस के बारे में जो कहा, एन easy and radical solution is to have a unitary state. Though the solution may appear impracticable and defeatist, still it is not without reasoning. At a time when an integration of the economy is fast progressing, it is illogical to divide the nation into independent fiscal jurisdictions. Besides, there has been increase in the range of governmental activity, particularly for the provision of social services, a considerable transfer of real resources, and it is done best by a unitary state. ये उन्होंने ये कहा। और जनसंघ के 1953 की कॉन्फ्रेंस में भी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के उसमें और दीनदयाल जी के उसके भाषण में भी, और बाद में इस पुस्तक में भी, माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट्स, क्योंकि आपको मालूम है कि जब एग्रीकल्चर को हमने फर्स्ट प्लान में इंपॉर्टेंस दिया और उसके बाद सेकंड प्लान में भी हमने मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट्स, बाकरा नंगल डैम, हीराकुड और दामोदर वैली कॉरपोरेशन, ये सब ऐसे बनाए, नेहरू जी की बड़ी सपना रही है। तो इस समय कोई डॉगमा नहीं था। उन्होंने कहा कि हमारे देश बहुत नया स्वतंत्र देश है, हमारे पास बचत जो है वो बहुत मूल्यवान है, हमारे पास कैपिटल स्केर्स कैपिटल है, डिपेंडेंस ऑन फॉरेन कैपिटल इज नॉट एडवाइजेबल एंड नॉट डिजायरेबल। ऐसे में हमें जो जिसकी जेस्टेशन पीरियड कम हो, इन्वेस्टमेंट एंड